दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। और इसके पहले ये सारे डिडक्शन जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं इनको हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने बात कर ली है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी, 80 सीसीई, 80 डी, 80 डीडी, 80 डीडीवी, 80 ई, 80 डबल ई। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, जिसको कि हमने दो पार्ट्स में कवर किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये सारे डिडक्शन के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस सीक्वेंस अपलोडेड हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो ये जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80 जीजी, ये आपको मिलता है रेंट पेमेंट के लिए। अगर आप किराए के घर में रह रहे हो और आप वहां पर अगर रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो जो रेंट का पेमेंट आपने किया है उस रेंट के पेमेंट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 जीजी। और अगर एसएससी की बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन से एसएससी को क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल इसको क्लेम कर सकता है और साथ में एचयूएफ इसको क्लेम कर सकता है। मतलब जो एचयूएफ का मेंबर होगा वो इसको क्लेम कर सकता है। अब एक चीज का ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के केस में यहाँ पर सैलरीड हो सकता है और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है। सैलरीड में यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली और होती है कि सैलरीड जो होता है वो एचआरए रिसीव ना कर रहा हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वहां पर वो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव करता है। तो अगर कोई इंप्लॉय यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो रिसीव नहीं कर रहा है तभी वो एलिजिबल है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी के लिए। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से एलिजिबल पेमेंट होंगे जो आपके डिडक्शन में क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि आप जो उसका रेंट का पेमेंट कर रहे हो वही आपका यहाँ पर क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ये चीज लिखी है, अमाउंट पेड एज रेंट बाय हिम टुवर्ड्स फर्निश्ड और अनफर्निश्ड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो फर्निश्ड का मतलब है कि आपको फर्नीचर वगैरह सब प्रोवाइड करके दिया गया है। अनफर्निश्ड का मतलब है कि ऐसी खाली घर आपको दे दिया गया है। तो चाहे फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, इस घर के लिए जो भी रेंट का पेमेंट आपने किया है उस रेंट के पेमेंट पर आपको डिडक्शन मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जितना भी रेंट आप पेमेंट कर रहे हो वो पूरा क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पर भी क्वांटम सेट है कि मतलब एक लिमिट तक ही आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको दिया गया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है डिडक्शन शैल ओनली बी अलाउड टू एन एम्प्लॉय हु इज नॉट इन रिसिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई एक एम्प्लॉय या फिर आप कह सकते हो सैलरीड पर्सन अगर हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं कर रहा है, तभी वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी को क्लेम कर सकता है। अगर वो एचआरए रिसीव कर रहा है तब फिर वो यहाँ पर क्लेम इसको नहीं कर सकता, क्योंकि वो एलिजिबल इसके लिए नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है एम्प्लॉयर और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड इंडिविजुअल, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो यहाँ पर एक इंडिविजुअली होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी होता है वो होता है रेंट पेमेंट के लिए, और इसको एक इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लेम कर सकता है। सैलरीड के केस में मतलब जो इंडिविजुअल होगा उसमें सैलरीड पर्सन अगर कोई है, मतलब कि एम्प्लॉय अगर है, तो वो एम्प्लॉय अगर एचआरए रिसीव नहीं कर रहा है तभी वो एलिजिबल होता है इस सेक्शन के लिए। अगर वो एचआरए रिसीव कर रहा है तब फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें क्वांटम की कि कितने अमाउंट तक आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों से आप एक अमाउंट को निकालोगे और इन तीनों में जिसका भी अमाउंट सबसे कम होगा यानी कि लीस्ट होगा, वही आपका डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा। मतलब उतना ही अमाउंट तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो ये आपसे बोल रहा है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि जो रेंट आपने पे किया है, जितना भी आपने रेंट पूरे साल में पेमेंट किया है, माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब बात आती है कि हमको ये तो पता है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, हम सैलरी ऐड करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, इन सबको ऐड करने के बाद हमको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा जहां पर हमने 80 जी को डिस्कस किया था, तो 80 जी में भी हमारा जब क्वालिफाइंग लिमिट हम निकाल रहे होते हैं तो उस क्वालिफाइंग लिमिट को निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करते हो आप, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए इसको हटा दो, माइनस कर दो। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो अपने डिडक्शन, जो कि होंगे कहां से, 80 सी से लेकर के 80 यू तक, मतलब जितने भी डिडक्शन होते हैं 80 सी से लेकर के 80 यू के बीच में, वो सारे आप क्लेम कर लो एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 80 जी जी, क्योंकि इसी डिडक्शन का, इसी सेक्शन का हम लोग डिडक्शन अमाउंट निकाल लें। तो 80 जी को छोड़ करके जितने भी अदर डिडक्शन, जैसे 80 सी हो गया, 80 डी हो गया, 80 जी हो गया, तो इन सबको आप क्लेम कर लो।
तो यानी कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आई थी उसमें से आपने माइनस किया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद जितने भी डिडक्शन थे वो आपने क्लेम किए। तो यहाँ पर ये सब माइनस करके जो अमाउंट आपको मिलता है वो होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पर ये बोले 10%। तो यानी कि जो हमने एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकाली उसका 10% हमको माइनस करना पड़ेगा रेंट पेड से। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा होता है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जितनी भी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आई थी उसका 25%। और इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है 5,000 रुपीज पर मंथ। अब 5,000 रुपए पर मंथ अगर होगा तो इसका मतलब ईयरली बेसिस पे अगर आप देखो तो कितना हो गया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि ये हो जाएगा 60,000 रुपीज पर ईयर। इसके बाद आपको यहाँ पर वही बताएगा कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आपको क्या दी जाती है। अभी कई बार आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की जगह पे वो सिर्फ टोटल इनकम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं टोटल इनकम मीन्स, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देते हैं। तो एडजस्टेड टोटल इनकम हो, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम हो, टोटल इनकम लिखें, उन सबका मतलब यही होता है कि जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई है, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से आपको डिडक्ट करना है अपने डिडक्शंस, ठीक है, एक्सेप्ट 80 जीजी, और साथ में आपको उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, इनको भी आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका आएगा वो होगा आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस को, और इन कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप एलिजिबल होगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अगर आप किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो ये हमसे बोल रही है द असेसी, हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और द एचयूएफ ऑफ विच ही इज अ मेंबर डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स और परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और कैरीज ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। समझी क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो असेसी था हमारा, वो असेसी लखनऊ में अपनी जॉब करता था। मान लीजिए कि जॉब करता था या फिर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस था या फिर अपने प्रोफेशन को वो लखनऊ में ही प्रैक्टिस करता था। तो हमने ये देखा कि जो असेसी हमारा था वो लखनऊ में या तो जॉब करता हो, अगर जॉब करता है तो इसका मतलब वो फिर हमारा सैलरीड एम्प्लॉय हो गया। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इसका मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, या फिर अगर उसका प्रोफेशनल मतलब वो अगर जो प्रोफेशन है उसको अगर वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो इन तीनों में से अगर वो कुछ भी लखनऊ में कर रहा है तो लखनऊ के अंदर ही, लखनऊ में अगर उसका ये सारा काम वो कर रहा है तो लखनऊ के अंदर ही उसका अपना खुद का घर, अपना खुद का घर या फिर उसके स्पाउस का घर या फिर उसके माइनर चाइल्ड का घर, या फिर अगर वो एचयूएफ का मेंबर है, एचयूएफ के मेंबर का मतलब जो एचयूएफ है उसका खुद का घर लखनऊ के अंदर नहीं होना चाहिए। बात आप समझे? अगर असेसी लखनऊ के अंदर में अपनी जॉब कर रहा है मतलब उसका ऑफिस वहीं पर है, या फिर अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वहीं पर है, वहीं पर वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका खुद का घर या उसके स्पाउस का घर या उसके माइनर चाइल्ड का घर या फिर जिस एचयूएफ का वो मेंबर है उस एचयूएफ का खुद का घर उस पर्टिकुलर उसमें एरिया में नहीं होना चाहिए, मतलब लखनऊ के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो यही चीज बोले, अगर मान लो उसका खुद का घर लखनऊ के अंदर ही होता है तो फिर यहाँ पर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80 जीडी, क्योंकि देखिए खुद ही लॉजिक बैठता है। अगर उसका खुद का घर लखनऊ के अंदर ही है, अगर उसका खुद का घर लखनऊ के अंदर ही है और उसके बाद भी अगर वो रेंट पेमेंट कर रहा है, मतलब किसी किराए के घर में जाकर के रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो फर्जी जानबूझ करके डिडक्शन को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन डाल दी गई है कि आपका खुद का घर उसी एरिया में नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन हमसे बोल रही है, इफ द असेसी owns any residential house at any other place and he chooses this house for claiming the concession regarding self occupied house, no deduction will be allowed under this section in respect of rent paid by him। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे हमने अभी फर्स्ट कंडीशन में बात करी कि लखनऊ में अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है या उसकी मान लीजिए जॉब होती है वहां पर, तो लखनऊ के अंदर उसका घर नहीं होना चाहिए। तो ये तो चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसका दूसरी किसी जगह पे घर नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर उसका असेसी का खुद का घर अगर कानपुर में होता है, ठीक है, अगर उसका खुद का घर कानपुर में होता है, कानपुर में अगर उसका घर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर ये कानपुर वाले घर को, अगर ये कानपुर वाले घर को इसने सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड इंसान इसलिए डिक्लेयर करता है कि वहां पर डिडक्शन मिल जाती है उसको, जो भी उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किया होम लोन उसका उसको डिडक्शन मिल जाता है। तो एक तरीके से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है और अल्टीमेटली उसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले पार्ट में चलाता है, तो लॉस को वो सेट ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कानपुर वाले घर उसमें जो कानपुर में उसका घर था तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कानपुर वाले घर को उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया ताकि वो कंसेशन क्लेम कर पाए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, तो फिर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80 जीजी। अगर उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको डिक्लेयर नहीं किया है और मान लीजिए कि लेट आउट के बेसिस पे चल रहा है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तब वो आराम से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी को क्लेम कर सकते हैं। तो दो कंडीशन हमने समझ ली। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमसे बोला कि जो असेसी है उसका खुद का
या उसके स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का, या फिर एचयूएफ जिसका वो मेंबर है, उनका खुद का घर वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पर असेसी अपना जॉब कर रहा है या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पर है। अगर उसका घर कहीं और पे होता है, मतलब उस प्लेस ऑफ बिजनेस को छोड़ करके कहीं और पे अगर उसका घर होता है और उस घर में अगर उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको डिक्लेयर नहीं किया तब तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे प्लेस वाले उसको घर को अगर उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया ताकि वो कंसेशन क्लेम कर पाए, तो यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी के लिए। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमसे बोल रही है, इफ द रेंट अमाउंट एक्सीड्स ₹1 लाख पर एनम, मतलब साल का जितना भी उसने रेंट पेमेंट किया है, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो assessee will have to submit the PAN card of his property owner to claim the deduction। मतलब जो उसका मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उसका पैन कार्ड उसको साथ में अटैच करना पड़ेगा अगर उसको डिडक्शन को क्लेम करना है अंडर सेक्शन 80 जीजी। और ये तभी मैंडेटरी होता है जब 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट का अमाउंट जाता है साल के। इसके बाद आती है हमारी लास्ट कंडीशन जो हमसे बोल रही है, द असेसी फाइल्स अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 10BA। तो जो असेसी है उसको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर 10BA। तो ये देख लेते हैं कि ये फॉर्म क्या होता है। देखिए, फॉर्म 10BA जो होता है वो एक तरीके का सिंपली डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हमने ये अभी देखा था ना कि असेसी मान लो अगर लखनऊ में है, उसका घर अगर कानपुर में होता है, तो कानपुर वाले घर को अगर उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो 80 जीजी के लिए क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन अगर मान लो उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर वो इसके अंदर क्लेम कर सकता है। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर फॉर्म 10BA के अंडर में एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा और वो उसमें ये बताएगा कि जो मेरा कानपुर में घर है उस पे मैं बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला, तो मुझे भैया 80 जीजी वाला डिडक्शन आप क्लेम करने के लिए दे दो। और इसके साथ में वो अपनी डिटेल क्या क्या देगा, तो अपना वो नाम बताएगा, पैन कार्ड देगा, साथ में अपना एड्रेस बताएगा, टेन्योर बताएगा, रेंट अमाउंट बताएगा, ठीक है, रेंट का पेमेंट का मोड बताएगा कि ऑनलाइन पेमेंट किया है, चेक से दिया है, डीडी से दिया है। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है उसका नेम एंड एड्रेस आएगा, साथ में लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड है वो भी इसको अटैच करना पड़ेगा अगर रेंट का अमाउंट 1 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा हो जाता है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन दैट नो अदर हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द असेसी हिमसेल्फ और इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और बाय द एचयूएफ ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो उसको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जो उसका स्पाउस है या वो खुद है या फिर उसका माइनर चाइल्ड या एचयूएफ, ये लोग कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्म 10BA जिसमें वो डिक्लेरेशन को फाइल करता है। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग ऑन देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल अगर अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी पे रह रहा है जिसके मालिक उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम सेक्शन 80 जीजी बेनिफिट्स। मतलब वो इंडिविजुअल भी यहाँ पर सेक्शन 80 जीजी वाला बेनिफिट क्लेम कर सकता है, मतलब रेंट के पेमेंट का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस इंडिविजुअल को रेंटल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा उसके पेरेंट्स के साथ में और साथ में उसको उनको रेंट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे रहते हो और उस प्रॉपर्टी के मालिक आपके पेरेंट्स है, मतलब उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तब भी आप यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी को क्लेम कर सकते हो। लेकिन आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में रेंटल एग्रीमेंट साइन करो और साथ में आप उनको रेंट का पेमेंट भी करो। बाद में चाहे आप उनसे रेंट वापस ले लो लेकिन रेंट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रूफ आप लगाते हो वहां पे आईटीआर में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेमेंट आपने रेंट का अपने पेरेंट्स को किया है वो उनके लिए क्या हुई, वो उनके लिए एक तरीके की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई, उनके लिए वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था रेंटल अमाउंट पेड टू देयर पेरेंट्स विल बी टैक्सेबल व्हेन दे फाइल देयर आईटीआर। मतलब जब पेरेंट्स अपना आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो पेरेंट्स के लिए ये जो रेंटल इनकम है ये टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि ये चली जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे रहते हो तो भी आपको ये वाला जो डिडक्शन है ये मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग डिडक्शन को क्लेम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं, मिस्टर सुधीर ग्रॉस टोटल इनकम इज ₹8,22,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 23 to 24। He lives in a rented house at Delhi and pays a rent of ₹10,000 per month. He is entitled to deduction under section 80D and section 80C of ₹10,000 and 12,000 respectively. He is the owner of a factory building which is situated at Mumbai and let out. Compute the amount deductible under section 80GG। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको ये बताया गया कि ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर सुधीर की है और वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में उनको मतलब जिस रेंटेड अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं उसका रेंट है ₹10,000 पर मंथ और साथ में उनको 80D और 80C के अंदर में डिडक्शन भी मिल रहा है, मतलब वो एंटाइटल्ड है इस क्लेम। इसके साथ ही उनके वो एक फैक्ट्री बिल्डिंग के ओनर भी हैं, ठीक है, और ये फैक्ट्री बिल्डिंग मुंबई में सिचुएटेड है और ये लेट आउट है। अब यहाँ पर अगर आप कंडीशंस को ध्यान में रखो तो कंडीशन में यहाँ पर दिल्ली में वो अपना काम कर रहा था, वो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो एक वो हो एम्प्लॉय हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो दिल्ली में अपना काम कर रहे थे और दिल्ली में काम कर रहे थे, इसके साथ ही उनका जो खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग है उनका खुद का घर है
वो मुंबई में, जैसे हम लोगों ने लखनऊ और कानपुर वाला केस लिया था, तो वो उनका मुंबई में है और वो मुंबई वाला उनका लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दे देते इसको, तब फिर उनको यहाँ पर डिडक्शन ना मिलती, लेकिन ये यहाँ पर लेट आउट है, तो इसका मतलब ये एलिजिबल तो है। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से हमको डिडक्शन को निकालना है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम इनकी है कितनी, 8,22,000 रुपीज की। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमको जो कंडीशन दी गई थी, मतलब उसकी क्वांटम की, वो तीन कंडीशन थी, ठीक है, तीन यहाँ पर अमाउंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला अमाउंट था हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। दूसरा था 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और तीसरा था 5,000 रुपए पर मंथ। अब यहाँ पर देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आपको निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी जीटीआई में से, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जितने भी डिडक्शन आपको मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इनको आप क्लेम करते हो एक्सेप्ट 80GG। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी डिडक्शन आपको मिले तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम लिख दी। इसके बाद आप क्या करो, आप यहाँ पर लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो 80D वाली डिडक्शन इनकी कितनी है, 80D वाली डिडक्शन यहाँ पर है 10,000 रुपए, तो इसको क्लेम कर लीजिए आप, ठीक है, ये हो जाएगी 10,000 रुपए। इसके बाद आप क्लेम कर लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में यहाँ पर कितना है इनका, 12,000 रुपए, तो ये हो गया 12,000 रुपए। टोटल यहाँ पर देखोगे आप तो ये होगा 22,000 रुपीज। तो 8,22,000 में से 22,000 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा अमाउंट 8,00,000 रुपीज। तो ये आप कह सकते हो एक तरीके से आपका क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर आप कह सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेस करेंगे अपनी उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG को। तो यहाँ पर क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो इसमें तीन अमाउंट्स आपके आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, फर्स्ट यहाँ पर आप पॉइंट डाल दो, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो रेंट इन्होंने कितना पे किया, रेंट इन्होंने पे किया 10,000 रुपए पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ अगर इन्होंने पे किया है तो इनका टोटल पूरे साल का अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो 1,22,000 इनका ये हो गया, माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो 10% इसका हो जाएगा 80,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 80,000 रुपीज, ठीक है, 8 लाख का 10%। तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा 40,000 रुपए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा होता है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो 25% का मतलब है 8 लाख का 25%। तो यहां पर आप लिख दो 25% ऑफ 8 लाख। तो ये कितना निकलेगा, 8 लाख का 25% हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। और इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए, क्योंकि 5,000 पर मंथ होता है, तो ईयरली बेसिस पर अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, यहाँ पर आप डाले, यार राइटिंग मेरी नहीं बनती, सबसे बड़ा मेरा जीवन का दर्द यही है। लीस्ट ये हो गया, इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है इनमें से 40,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपका जो डिडक्शन आप क्लेम करोगे वो हो जाएगा 40,000 रुपीज। 8 लाख में से अगर आप 40,000 माइनस करते हो तो इनकी इनकम आ जाएगी 7,60,000, ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल इनकम। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। सारी कंडीशंस की बात कर ली हमने, क्वांटम डिस्कस कर लिया। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट अगर आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।